तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका परीक्षा लाइव चैनल पे। मैं हूं आपका जीएस का मेंटर विनीत कुमार और लेके आ चुका हूं आपके सामने आपके हैवी डिमांड पे स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने कहा था कि सर स्टैटिक जीके लेके आओ, तो हाजिर है आपके सामने स्टैटिक जीके के वो धमाकेदार क्वेश्चन लेके जो बार बार आपके एग्जाम में चमकते हैं और ध्रुव तारा बन जाते हैं। तो इन ध्रुव तारे को देखते हुए हमें अपने चांद की मंजिल तक जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इन धमाकेदार क्वेश्चंस को आपकी धमाकेदार एनर्जी के साथ। तो चलिए क्लास देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। क्लास सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित है। तो अमजद अली खान जी हैं जो वो कौन सा जो तरंग है, यानी तरंग कह सकते हैं आप, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजाते थे। सरोद, वायलिन, वीणा, सितार। तो क्लास सीधा सा ऑप्शन है, सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर है। तो मीन्स ये फैक्ट है और फैक्ट को याद करना पड़ता है स्ट्रैटेजी के, जैसे आप जानते हैं कि फैक्ट है, फैक्ट में ना मैं बदल सकता हूं ना आप बदल सकते हैं। तो चलिए क्लास, तो अमजद अली खान जो थे वो थे सरोद। सरोद जो होता है उससे रिलेटेड थे, यानी वो सरोद के एक काफ़ी अच्छे वाद्य यंत्र बजाने वाले व्यक्ति थे क्लास। तो चलिए, छोटा सा क्वेश्चन था, फैक्चुअल था, तो इसके अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है क्लास। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। पुरी की रथ यात्रा। क्लास पुरी की रथ यात्रा काफ़ी फेमस होती है। उसमें 3 रथ होते हैं क्लास, मैं बता दूं आपको, उसके अंदर 3 रथ होते हैं। ठीक है क्लास, 3 रथ जो होते हैं उनको खींचा जाता है, उनको लोग खींचते हैं। कुछ रथ होते हैं, वो काफ़ी पुरानी प्रथा चली आ रही है, ये बहुत पुरानी प्रथा है ये। और ये ब्रह्म पुराण में पुरी की रथ यात्रा जो है क्लास, उसका जो वर्णन है वो ब्रह्म पुराण में भी मिलता है आपको। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है क्लास, जो पुरी की रथ यात्रा है उसका जो वर्णन है वो ब्रह्म पुराण में मिलता है। जी बिल्कुल मिलता है। ये आषाढ़ शुक्ल की दशमी तक, आषाढ़ शुक्ल की दशमी तक खत्म होता है। आषाढ़ शुक्ल दशमी तक का ये त्यौहार है। आषाढ़ शुक्ल की दशमी तक का ये त्यौहार है। अब उसके बाद ये हर साल होती है बेटा, ये जो रथ यात्रा है ये एनुअल है, यानी हर साल होती है, ये हर साल होती है। अब आपने कहा कि सर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि ब्रह्म पुराण में इसका जिक्र है, आषाढ़ शुक्ल की दशमी तक मनाई जाती है, हर साल होती है और 3 रथ इसमें खींचे जाते हैं। तो होती है किसके सम्मान में, ऐसे कौन से भगवान हैं जिनके सम्मान में ये रथ यात्रा आयोजित की जाती है। तो क्लास भगवान राम नहीं सर, भगवान शिव बिल्कुल नहीं सर। क्लास सर 2 ऑप्शन है, भगवान जगन्नाथ या भगवान विष्णु। अब बताइए क्लास किसके अंदर आप जाएंगे। तो जो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ, हाँ जी बिल्कुल है। लेकिन भगवान जगन्नाथ है वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, जगन्नाथ। ठीक है, तो इसलिए इसने जो ऑप्शन में विष्णु दिया ताकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ना कि जगन्नाथ जो है वो तो विष्णु जी के अवतार हैं, तो विष्णु जी सही होगा क्योंकि सबसे ऊपर विष्णु जी, फिर उसका नहीं क्लास, ऐसा नहीं है। ये भगवान जगन्नाथ के ही परिप्रेक्ष्य में, या फिर जिसे आप कह सकते हो उनके ही सम्मान में यात्रा निकाली जाती है क्लास। इसके अलावा और कुछ हमसे इससे रिलेटेड है, हाँ जी है। जो पुरी का जो मंदिर है, जहाँ पर ये पुरी का मंदिर है, ये वर्मन ने, अनंता वर्मन ने, यानी जो है अनंता वर्मन ने बनाया था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अनंतन वर्मन ने बनाया था क्लास। चलिए, यानी ये ऑप्शंस जो हैं ये आपको आगे भी क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं क्लास। और तो चलिए देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ काम आएंगे। तो चलिए इसी बात पे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास क्लास, लिरिक्स का मिलान कीजिए। यहाँ पे मंदिर दे रखे हैं बहुत सारे, 4 मंदिर हैं और 4 ही आपके राज्य हैं। तो बताइए कौन सा मंदिर कहाँ पर है। देखिए सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर से कुछ याद आया क्लास आपको। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर वही मंदिर है जिसको 17 बार लूटा था, 17 बार लूटा गया था। किसके द्वारा लूटा गया था, मोहम्मद गजनी के द्वारा। मोहम्मद गजनी आया था, बार बार सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूट के गया था और सोने चांदी के दरवाजे बहुत सारी चीज लेके गया था। कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर जो है वो देवी का अवतार माना जाता है, यहाँ से शक्तियाँ प्रदान होती हैं। शक्तियाँ प्रदान का मतलब है शक्ति का एक स्वरूप माना जाता है कामाख्या मंदिर। ऐसे रामनाथ स्वामी मंदिर और महाबोधि मंदिर है। तो बताइए क्लास कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे है। देखिए ऐसे
क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिलेक्शन दिलवाते हैं और सिलेक्शन से आउट भी करवाते हैं। क्यों? यहाँ पर जो लोग हैं उनको लगता है बहुत मुश्किल सवाल है और इसकी इतनी ब्रेड देख के नहीं, इसकी चौड़ाई देख कर ना वो लोग इसको छोड़ना पसंद करते हैं। लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, हमें तो सिलेक्शन लेना है। एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन कीमती है, क्योंकि पॉइंट की मार्किंग से भी सिलेक्शन रह जाता है। तो क्लास क्या है, सोमनाथ मंदिर देखिए पहले। सोमनाथ मंदिर आपको पता है, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है सर। सर गुजरात में है, तो यानी फर्स्ट का क्या हो गया सर? सी हो गया सर, फर्स्ट का सी। अब देखो क्लास, फर्स्ट का सी कहाँ पर है? सर इसमें नहीं है तो इसको उड़ा देते हैं, इसमें है तो इसको रख लेते हैं, इसमें है इसको रख लेते हैं और इसको उड़ा देते हैं। अब देखो क्लास, अब आपको या तो इन दोनों के अंदर सही पता हो या फिर आपको यहां पर दूसरा ऑप्शन सही पता हो। चलिए सर, अब देखते हैं कामाख्या मंदिर कहाँ है। सर कामाख्या मंदिर तो जहां तक हमें पता है वो असम में है सर। कामाख्या मंदिर, जो कामाख्या मंदिर है वो तो सर असम में है सर। ठीक है, अब कामाख्या मंदिर असम में है तो यानी 2 का क्या हो गया सर? ए हो गया। तो बताइए ए कहाँ पर है सर? यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर है सर 2 का ए, और ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखो 2 ही ऑप्शन करे और 2 ही ऑप्शन में काम खत्म। तो ये रहा इसका सही ऑप्शन। यानी सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में, कामाख्या मंदिर असम में है, रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है और महाबोधि मंदिर बिहार में है। क्लास महाबोधि मंदिर यानी बौद्ध से रिलेटेड है। तो चलिए क्लास, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया है एकदम खत्म। देख सकते हैं बस 2 ही ऑप्शन निकाले और 2 ही ऑप्शन में काम खत्म हो गया हमारा। चलिए क्लास, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, कर्नाटक। मत्तनचेरी कहाँ पे है क्लास? ये बताइए, मत्तनचेरी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, केरल में, राजस्थान में या कर्नाटक में? बताइए क्या है? पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, राजस्थान। जहां तक मत्तनचेरी पैलेस का सवाल है, ये पोर्तुगीज ने बनाया था क्लास। किसने? पोर्तुगीज यानी पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों की यहाँ पे चीजें भी रखी हैं। इसको डच पैलेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है क्लास? डच पैलेस भी कहा जाता है। इसको डच पैलेस भी कहा जाता है क्लास। यानी जो है इसको पुर्तगालियों ने बनाया, इसको डच पैलेस भी कहते हैं। तो सर ये है कहाँ? पश्चिम बंगाल में? नहीं सर। राजस्थान में? नहीं सर। अगर आप अपना इतिहास जानें तो आपको पता चलेगा जो पुर्तगाली थे उन्होंने भारत में जब आए तो भारत के इस वाले पार्ट पर, नीचे वाले पार्ट में, महाराष्ट्र या गोवा से नीचे, बेसिकली कहूँ मैं, गोवा से नीचे वाले इलाकों पे ज़्यादा अधिकार किया था। गोवा के नीचे वाले इलाकों पे ज़्यादा अधिकार किया था क्योंकि यहाँ पे कालीकट का तट था। तो चलिए अब समझते हैं कालीकट और इधर की साइड कौन से पर? क्या पश्चिम बंगाल यहाँ पे? नहीं सर। राजस्थान ऊपर पड़ जाता है सर? नहीं। अब केरल या कर्नाटक, दोनों में से एक है। तो ये जो है बेटा ये केरल में है। कहाँ है? केरल में। केरल एक ऐसा राज्य रहा जहाँ पर पुर्तगालियों का दबाव ज़्यादा रहा। केरल और गोवा में। कहाँ कहाँ? केरल, केरला एंड गोवा, ये 2 एक ऐसे राज्य हैं हमारे पास जिन पे पुर्तगालियों का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा था क्लास। तो चलिए यानी इसका जो आंसर है वो है हमारे पास केरल। तो चलिए क्लास, मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है सर। और आपने और क्या क्या बताया सर? इसको डच पैलेस भी कहा जाता है और ये पुर्तगालियों के प्रभाव में था और पुर्तगालियों से मिली हुई चीज़ें भी, यानी ये जो आकर्षण का केंद्र बनता है ये इसलिए बनता है क्योंकि पुर्तगालियों से मिली हुई चीज़ें जो है वो वहाँ पर रखी हुई हैं क्लास। चलिए अब चलते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्या है? किमोनो किस एशियाई प्रदेश का परिधान है? किमोनो, किमोनो एक ड्रेस होती है, ठीक है, मतलब आपने देखा होगा किमोनो कुछ इस प्रकार की होती है। किमोनो ड्रेस, ठीक है, ऊपर तक की बंदी होती है और हाथ में लेके बैठते हैं, हाथ ऐसे मिलाए होते हैं, टी 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 टी, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ होता है कुछ, ठीक है। ये मतलब मैंने घंटा बना दिया, लेकिन ऐसी कुछ ड्रेस होती है वो प्यारी सी। तो कोरिया की है, लाओस की है, चीन की, जापान की है? बताइए, ठीक है। देखिए क्लास, जो किमोनो जो ड्रेस है वो जापान की है। किसकी है क्लास? जापान की किमोनो ड्रेस जापान की है। तो सर कोरिया, लाओस और चीन की कौन सी है? तो ध्यान रखिए, कोरिया की, लाओस की और चाइना की, इन तीनों की ड्रेसों के नाम लिख लीजिए क्लास कि इन तीनों ड्रेसों के नाम क्या है। जो कोरिया है उसको कहते हैं हैनफॉक या हैनबॉक कहते हैं, हैनबॉक कहते हैं, हैनबॉक, हैनबॉक कहते हैं क्लास। हैनबॉक होती है कोरिया की ड्रेस का नाम। लाओस की और जो चाइना की है ये दोनों भी अलग अलग तरीके से जानी जाती है। जो लाओस की उसे सिन कहते हैं, सिन्हा, सिन कहते हैं। और जो चाइना की है,
चाइना और जो आप इस वाला पार्ट को देखें, अगर वर्ल्ड के अगर मैं इंडिया बनाना चाहूँ और जो अगर आप इस वाले पार्ट को देखेंगे, ठीक है, ये जो इस वाले पार्ट के जो साइड के जो चाइना हो गए, जापान हो गए, ठीक है, जो जितने भी देश पड़ते हैं हमारे ईस्टर्न पार्ट के अंदर, जो हमारे ईस्टर्न पार्ट के अंदर है, उनकी ड्रेसेस कुछ ऐसी होती है लंबी सी, और वह सेम सेम सी लगती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, लेकिन नाम सबके अलग अलग होते हैं। और जो चाइना में आती है उसको कहते हैं हैनफो। क्या कहते हैं क्लास? हैनफो क्लास। क्लास समझ पाए कि क्या है? देखिए क्लास, कोरिया के अंदर हैनबॉक, लाओस में सिन, चाइना में हैनफो। ये है इन तीनों देशों की जो परिधान है, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो। चलिए, यानी जो किमोनो है वो जापान की हो गई। इसके अलावा मैंने तीनों देशों के बारे में आपको बता दिया है कि तीनों देशों की जो ड्रेसेस हैं उनको क्या कहा जाता है। क्लास, जब भी हम देशों के बारे में पढ़ें तो हम ये कोशिश करें कि हम उस देश की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकाल पाएँ, कैपिटल निकाल पाएँ, उसकी करेंसी भी निकाल पाएँ। ठीक है क्लास, तो आपका एक छोटा सा होमवर्क है। होमवर्क क्या करना है? तीनों देशों की आपको करेंसी निकालनी है, ठीक है, और इनकी कैपिटल जाननी है। चलिए अब चलते हैं हम आगे की तरफ कि आगे, तो चलिए क्लास बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। जैसे कि हम जानते हैं क्लास कि जो गंगा सागर मेला है क्लास, वो अगर आप ध्यान से देखें, अगर इंडिया का मैप देखें आप, जो गंगा है यानी उत्तराखंड की साइड से निकलती है गंगा, बहती हुई आती है, और जहाँ मिलती है, जहाँ इसका मिलन है कहाँ से? सागर से, ठीक है, इसलिए इसको कहा गया गंगा सागर मेला, और वहीं पर ये मेला लगता है। अगर आप क्लास ध्यान दें तो इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इलाका है ये वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल की साइड का इलाका है, यानी गंगा जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर, यानी पश्चिम बंगाल के अंदर जाते हैं, तब जाके वो कहाँ मिलती है? वो कहीं और नहीं, यहाँ मिलती है सागर के अंदर, ठीक है। यानी अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा किस सागर में जाकर मिलती है, तो यहाँ पर जो है वो है आपका बंगाल की खाड़ी, यानी आप बंगाल की खाड़ी के अंदर, ठीक है क्लास। और अगर आप, मैं आपको और ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी तो यहाँ पे अरब सागर पड़ता है क्लास, आपका अरब सागर, ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। अब यानी मैंने आंसर का जो सवाल है आपका जवाब दे दिया है। वो बिहार नहीं है, वो उत्तर प्रदेश नहीं है, झारखंड नहीं है, यह है पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल एक ऐसा इलाका है जहाँ पर गंगा सागर मेला लगता है। और आप देख सकते हो यार पिक के अंदर कितनी भीड़ है, कितनी ही न जाने कितनी भीड़ होती है इस मेले के अंदर जब ये मेला लगता है। हर कोई जाता है गंगा का सागर से मिलन देखने कि भैया गंगा सागर में कहाँ मिल रही है, और यहाँ पे स्नान किया जाता है। और ये काफ़ी मेला बहुत मतलब जोर शोर से चलता है क्लास। चलिए क्लास, अब चलते हैं हम आगे की तरफ और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? देखिए क्लास, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था, एक क्वेश्चन आया था आपके सामने जिसके अंदर क्लास आपको मंदिर दे रखे थे और राज्य दे रखे थे और आपको मिलान करने थे, उसमें भी कामाख्या मंदिर का जिक्र आया था। तो क्लास, एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन को पूछने के 10 तरीके भी हो सकते हैं, इसलिए हमें ऑप्शंस भी देखते हुए चलने हैं। जैसे कि मैंने उस क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्कस किया था और समझाया था कि किस तरीके से आपको ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करना है, और आपको ये जानना है कि अगर ये पहले क्वेश्चन आ चुका है तो इस बार कैसे आ सकता है क्लास। तो देखिए, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में? मैंने बताया था वो मेघालय नहीं है, वो मणिपुर नहीं है, नालंदा में तो नालंदा विश्वविद्यालय था, ठीक है। ये बचता है क्या? असम। जो कामाख्या मंदिर है वो शक्ति पीठों में से एक है, ठीक है। देवी शक्ति से रिलेटेड है ये मंदिर बेटा, देवी शक्ति से रिलेटेड ये मंदिर है। और ये मंदिर देख सकते हैं आप, कैसा मतलब गुम्बद के आकार का ये मंदिर है, ठीक है। और यहाँ पर भीड़ लगी हुई है लोगों की, और ये कहाँ पर है क्लास? असम के अंदर ये मंदिर है आपका क्लास। तो चलिए अब चलते हैं और आगे की तरफ। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? देखो, इस क्वेश्चन से हम अलग अलग क्वेश्चन निकालेंगे। कैसे? या तो आपसे वो पूछेगा पहली बोलती फिल्म जो ये है, या फिर पूछेगा भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, या फिर भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी।
चलिए, क्या वो राजा हरिश्चंद्र थी? नहीं। क्या वो आलम थी? हो सकता है। चंडीदास थी या झांसी की रानी? ना चंडीदास थी क्लास, ना झांसी की रानी। राजा हरिश्चंद्र और आलम आरा के अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही नाम आपको बार बार आते हैं याद। तो वो कौन सी फिल्म थी? भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। कौन सी थी क्लास? भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। तो सर राजा हरिश्चंद्र कौन सी मूवी थी? जो पहली फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरीशचंद्र। राजा हरीशचंद्र। और ये आई थी 1913 में। कब आई थी क्लास? 1913 में। और जो आलम आरा थी वो आई थी आपकी 1931 के अंदर। देखो दोनों के ईयर्स के अंदर देख लो। राजा हरिश्चंद्र 1913 में आई थी, आलम आरा आपकी 1931 में आई थी। अब इससे और रिलेटेड क्या फैक्ट्स बन सकते हैं? राजा हरिश्चंद्र को जिन्होंने डायरेक्ट किया वो और कोई नहीं, उनका नाम था दादा साहब फाल्के। दादा साहेब फाल्के। दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के जी ने राजा हरिश्चंद्र बनाई। और इन्हीं को कहा जाता है जो भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है, भारत के फिल्म जगत के पिता कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं। ठीक है, यानी फिल्म जगत के, भारतीय फिल्म जगत के पिता जो हैं, जगत के पिता कह सकते हैं आप किनको? दादा साहब फाल्के जी को। और दादा साहब फाल्के जी एक अवार्ड भी है इनसे रिलेटेड, एक क्लास अवार्ड भी है जो मिलता है। दादा साहब फाल्के काफ़ी बड़ा अवार्ड हो जाता है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, यानी जो भी इन चीज़ों से जुड़ा है, फिल्मों से जुड़ा है, नाटकों से जुड़ा है, थिएटर से जुड़ा है बेसिकली, उनके लिए सबसे बड़ा एक सम्मान होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार का पाना। ठीक है क्लास, यानी आपने देखा एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से कितने हमने क्वेश्चन निकाल लिए। पहली बोलती फिल्म थी हमारी आलम आरा, ठीक है, जो 1931 में आई थी। पहली फिल्म जो थी हमारी, पहली नॉर्मल फिल्म पूछा जाएगा, अब आपसे पूछा जाएगा कि पहली फिल्म कौन सी थी? वो थी आपकी राजा हरिश्चंद्र जो 1913 में आई थी क्लास। इसके अलावा वो डायरेक्ट किसने की थी? दादा साहब फाल्के ने की थी। दादा साहब फाल्के को ही हिंदी फिल्म जगत के पिता या जी जनक, फिल्म के पिता या जनक के नाम से भी जाना जाता है। मैं लिख देता हूँ, जनक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड कहाँ से संबंधित है? यह संबंधित है फिल्मों से क्लास। यह संबंधित है क्लास किससे? फिल्मों से। फिल्मों से या फिर टीवी जगत से, आप कह सकते हो टीवी जगत से। ये है आपका टीवी जगत से रिलेटेड क्लास। तो क्या आप इतना समझ पाए? यानी आपने देखा आलम आरा पहली बोलती फिल्म 1931, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, पहली फिल्म जिसके जो डायरेक्टर थे दादा साहब फाल्के थे, जिनको फिल्मी जगत का पिता भी या जनक भी कहा जाता है। और इनके नाम का अवार्ड भी होता है, जो अवार्ड कहाँ मिलता है? टीवी जगत से जुड़े लोगों को मिलता है क्लास। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? देखिए भारत माता का चित्र बनाया गया है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये सबसे पहला चित्र भारत माँ का, ठीक है, इस हाथ में घास है, इस हाथ में विद्या है, ठीक है, इस हाथ में कपड़ा है शांति, और इस हाथ में बीड्स है। ठीक है, ये जो चित्र बनाया गया किसके द्वारा बनाया गया? गगनेंद्र नाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जैमिनी रॉय। अब कुछ जो लोग होते हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि टैगोर टैगोर आ रहा है, ठीक है, और अगर मैं पेपर सेट करता तो मैं अब नागेंद्र नाथ टैगोर की जगह देता रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर क्लास। अगर मैं होता, पेपर सेटर होता, तो मैं ज़रूर देता, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर सेम सेम से नाम है। तो आप समझ गए होंगे, नहीं ये तो है नहीं, ऑप्शन सी ये हटा दो। तो क्लास क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर थे या अविंद्रनाथ टैगोर थे। क्लास रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का जो है, अगर आप राष्ट्रीय गान कहते हैं जिसको, राष्ट्रीय गान यानी जन मन नायक, यानी भारत का राष्ट्रगान जो दिया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। भारत का राष्ट्रगान दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था क्लास। और इसी से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब पेपर सेटर जो थोड़े अब चालाक बुद्धि के हो चुके हैं, वो गगनेंद्र नाथ की जगह रविन्द्रनाथ टैगोर डाल देते हैं। अब सबको लगता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान दिया था, तो भारत माता का चित्र भी उन्होंने दिया होगा, और उसको टिक करके आ जाते हैं और अपने 0.25 या 0.33 की मार्किंग निपटाए आते हैं। एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके साथ साथ 4 क्वेश्चन भी गलत होते हैं, ये भी ध्यान रखिए आप। क्यों? भैया एक क्वेश्चन गलत हुआ आपका तो उसकी भरपाई तो अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे ना,
एक क्वेश्चन तो दाव पे लग गया, नहीं 1 नंबर यहाँ से गया, 0.3 की मार्किंग यहाँ से खत्म हुई, या 0.25 की, जहाँ से 0.25 की मार्किंग खत्म होती है, तो 1.5 नंबर तो ऐसे ही खत्म हो गए, 7 नंबर। अब इसको कंपनसेट करने के लिए आपको कम से कम 3 क्वेश्चन और सही करने हैं, तब जाके वेरी होगा। तो देख लो आप कितने नुकसान करा है आपने। इसलिए सोच समझ के लगाओ। जीएस का मतलब है स्टैटिक जीके का, आता है तो ठीक, नहीं आता तो जय माता दी, आगे बढ़ो, ठीक है। तो उसका जो सही आंसर है वो है अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्र का निर्माण किया था क्लास। ये है आपका एक छोटा सा क्वेश्चन क्लास। चलिए, नंदलाल बोस नहीं थे, जेमिनी रॉय नहीं थी। चलिए अब चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है क्लास हमसे, मोनालिसा की सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, पिकासो या वॉन गॉग? वॉन गॉग नहीं है, माइकल एंजेलो भी नहीं है, लियोनार्डो दा विंसी या पिकासो में से कोई एक है। तो सोचिए, ये जो पेंटिंग है इसकी खासियत थी, कहते हैं कि ये ऐसी कोई लड़की थी नहीं, और जो इसकी स्माइल है वो रियल लगती है। अगर आप इसकी रियल स्माइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्माइल है वो रियल सी लगती है, थोड़ी सी जो स्माइल है ना वो रियल सी लगती है थोड़ी। और जो पेंटिंग है वो काफ़ी समृद्ध कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि बहुत ही ना प्रसिद्ध हो गई। और ये किसने करी? लियोनार्डो दा विंसी ने। किसने? लियोनार्डो दा विंसी। पिकासो नहीं थे क्लास। पिकासो भी एक पेंटर थे, ऐसा नहीं है कि पिकासो पेंटर नहीं थे, पिकासो भी पेंटर थे। जैसे भारत के एक सबसे बड़े फेमस पेंटर हैं, उनका नाम है एम एफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। और हिंदी में इनका एक चैप्टर भी है, ठीक है, हुसैन की कहानी, ऐसी कुछ है, हुसैन की कहानी, ऐसी कुछ है, हुसैन की कहानी, ठीक है, 11th या 12th क्लास के अंदर है। तो जो मोनालिसा की जो पेंटिंग थी वो किसी और ने नहीं, लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी। और कहते हैं कि ये एकदम असली असली पेंटिंग लगती है, इसलिए इस पेंटिंग को बनाया गया। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे की तरफ। और ये आ गया है, एक और मिलान आ गया है क्लास आपके पास। देखिए, अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो देखो लेटेस्ट क्वेश्चन में से एक है, 2017 में से एक है। इट मीन्स भैया यही क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, सिलेक्शन से बाहर करवा देंगे, ठीक है। ओके टाटा बाय बाय करवा देते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। क्यों? बहुत लोग इसको छोड़ने पसंद करते हैं। अब देखो क्लास, या तो आप वो क्वेश्चन करके आओ जो सब करके आ रहे हैं, तो सर स्कोर भी तो सेम आएगा। यानी जो सब करके आ रहे हैं अगर मैं भी वही करके आऊँ तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? और एग्जाम तो सिलेक्शन लेने के लिए थोड़ी होता, भीड़ छाटने के लिए होता। तो मैं भीड़ से छट के बाहर कैसे आऊँगा? भीड़ से छट के तब बाहर आओगे जो सबने छोड़ा है और आपने किया है। और आपको करना क्या है? कुछ नहीं, जीएस के अंदर एक ऐसी चीज करनी है, जीएस को इतनी स्ट्रांगली तैयार कर लेना है कि जो चारों सेक्शन हैं, यानी आपके जो मैथ, रीजनिंग, इसके अलावा इंग्लिश, और कुछ एग्जाम में जिसमें हिंदी आता है, उनके अंदर तो सब के सब कर रहे हैं मेहनत। जीएस एक ऐसा पोर्शन हो जाता है जिसके अंदर बहुत कम लोग मेहनत करते हैं, और बहुत बार जो जीएस होता है वो निर्णायक भूमिका निभा देता है आपके सिलेक्शन कराने में और आपको सिलेक्शन से हटाने में। तो चलिए, यही क्वेश्चन है वो। अब समझते हैं गणगौर, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा। यहाँ पे उत्सव दे रखे हैं, गणगौर कहाँ मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी कहाँ मनाई जाती है, और दुर्गा दुर्गा पूजा कहाँ मनाई जाती है। यहाँ पर राज्य दे रखे हैं कि किस किस राज्य में मनाया जाता है। तो बस इसका मिलान करना, छोटा सा मिलान है, छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, इतनी सी बात है। तो देखिए, गणगौर जो है, गणगौर दो शब्दों से मिला है, गण और गौर। ये जो फेमस त्योहार है ये और कहीं नहीं, हमारे राजस्थान में मनाया जाता है, जहाँ पे इस त्योहार के बीच में जो त्योहार होता है इसमें शादी कराई जाती है, गण की और गौर की, ठीक है। ये कहा जाता है कि शादी कराते हैं, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी बड़ा मेला लगता है, गणगौर का मेला भी लगता है, ठीक है। तो यानी गणगौर, गणगौर किसका हो गया? राजस्थान का क्लास। चलिए सर, निकाल तो बेटा हम इससे भी सकते हैं। देखो, पहले का बी है, पहले का आपके पास बी है आंसर। तो जब अगर पहले का बी है आंसर, तो देखो जहां जहां पहले का बी है वो होंगे, ये है, ये है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ये दोनों हो गए हमारे गलत। सर हमें तो गणगौर पता ही नहीं है। लेकिन गणगौर नहीं पता, लेकिन गणेश चतुर्थी तो पता है आपको। हाँ सर, गणेश चतुर्थी तो पता है। गणेश चतुर्थी कहाँ होती है? सर महाराष्ट्र में होती है। अच्छा सर, अब देखो अगर हम सर दो सी से जाएं तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है? ए बचता है, ठीक है, और डी बचता है। ए तो पहले ही खत्म हो गया सर, सॉरी डी तो पहले ही खत्म हो गया सर। हाँ जी सर, बिल्कुल खत्म हो गया। तो क्या बचा? ए बचा। क्यों? दुर्गा पूजा कहाँ, दुर्गा पूजा कहाँ होती है सर? पश्चिम बंगाल में होती है, यानी ये भी गलत हो गया। तो यानी गणगौर जो है वो राजस्थान में होता है, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में होती है, दुर्गा पूजा पश्चिम
बंगाल में होती है। और ये जो मेले लगते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसी भीड़ जमा होती है। सबसे बड़ा त्योहार कहा जाता है कहाँ का, महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कोई त्योहार नहीं था, ठीक है, ये बाद में बनाया गया था। ये हम हिस्ट्री के अंदर जानेंगे कि कहाँ से बनाया गया था और किस व्यक्ति ने इसको बनाया था, ठीक है, और क्यों ये त्यौहार मनाया गया। जब अब हम धीरे धीरे ऐसे पोर्शंस पे आ रहे हैं कि हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को, एक सिंगल चीज़ को समझते हुए चलेंगे क्लास। तो चलिए क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। आज हमने क्वेश्चंस करे जिसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया, फेस्टिवल्स कवर किए, हमने क्या क्या कवर किया क्लास, फेस्टिवल कवर किए, ठीक है, टेम्पल्स भी आए, टेम्पल्स के अलावा मूवीज़ के बारे में जाना। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे और आपके जीके को या जीएस को बहुत स्ट्रांग बनाते रहेंगे। तो चलिए क्लास, आपसे मिलता हूँ मैं अगले सेशन की तरफ, और अगले सेशन में ऐसे कुछ धमाकेदार क्वेश्चन लेके आएंगे और जीएस के इस महासागर को और इस भवसागर को साथ में मिलकर पार करेंगे। तो चलिए क्लास, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में।